वेलकम टू बेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट। और इससे पिछली क्लास में एडवांस मैथ में हमने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। पॉलिनोमियल में हमने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी और उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और बेसिक चीज़ों को, छोटी छोटी जानकारियों को आपसे शेयर करेंगे ताकि आपको पॉलिनोमियल में कहीं भी दिक्कत ना आए और उससे संबंधित आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, खासकर फैक्टर वगैरह है, द्विघात समीकरण है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं, उनमें जो पॉलिनोमियल से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो छोटी छोटी बातों को हम आपको समझाते हुए चलेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको चर, अचर और पॉलिनोमियल की पहचान, बहुपद की पहचान के बारे में हमने आपको बताया था। थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो हमने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि चर और अचर क्या हैं। चर और अचर क्या होते हैं? चर जिसको कि हम वेरिएबल कहते हैं, अचर जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। किसी भी प्रश्न में चर जो होते हैं, मान लीजिए उनको हम x, y, z इनके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चर जो होते हैं इनके मान अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग होते हैं। x का मान एक प्रश्न में 4 होगा तो दूसरे प्रश्न में x का मान जो निकल के आएगा वो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो ये जो चर हैं, हर क्वेश्चन में इनके मान बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन अचर जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, प्रत्येक प्रश्न में इनका मान वही रहता है, चेंज नहीं होता है। इसीलिए जो अचर हैं इनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो जो रियल नंबर्स हैं यही हमारे अचर होते हैं, ये हमने आपको बताया था। अब बात हम करते हैं गुणांक की। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? गुणांक मतलब कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट है ये क्या होता है? देखिए, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो गुणा प्लस अंक, मतलब जो अंक, जो संख्या चर के साथ गुणा में होती है, लेकिन कहाँ, किसके साथ? तो ये जो है चर के साथ गुणा में होती है, ये हमको ध्यान रखना है। ये किसी भी चर के साथ गुणा में होती है। तो किसी भी चर का गुणांक होता है, उस चर के साथ में जो संख्या होती है, जैसे 4x है तो हम इसे 4 को कांस्टेंट नहीं कहेंगे बल्कि x का गुणांक कहेंगे। हालांकि ये कांस्टेंट भी है, लेकिन कांस्टेंट के साथ साथ ये x का गुणांक भी है। तो ये x का हमारा गुणांक है, कोफिशिएंट है। अब देखिए, हम आपको एक बात और बताएं कि बीजीय व्यंजक जो होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था। इस क्लास में थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसे, कि जो हमारे चर और अचर होते हैं, चर और अचर की गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बीजीय व्यंजक बनता है। चर अचर की गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बीजीय व्यंजक बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। देखिए, गणितीय संक्रियाएं हमारे पास 4 होती हैं। 4 गणितीय संक्रियाएं हैं, डिवीजन, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। ये 4 हमारे पास गणितीय संक्रियाएं हैं। ये 4 गणितीय संक्रियाएं हमको याद रखनी है: भाग, गुणा, जोड़ और घटा। इंग्लिश में कहें तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये 4 गणितीय संक्रियाएं हैं और इन्हीं 4 गणितीय संक्रियाओं के इर्द गिर्द हमारा पूरा गणित घूमता रहता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल हमने लिया, 4x² प्लस 5x प्लस 8। क्या ये बीजीय व्यंजक है? बिल्कुल है, ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि ये चर और अचर की गणितीय संक्रियाओं के द्वारा बना हुआ
एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि 4 अंडर एक्स प्लस 5, क्या ये बीजीय व्यंजक है? हाँ जी, ये भी बीजीय व्यंजक है। लेकिन पिछली क्लास में हमने आपको बहुपद की पहचान बताई थी। तो बहुपद की पहचान में हमने आपको 2 बातें बताई थी कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तब होता है जब जो चर बीजीय व्यंजक में आता है इसकी घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। और दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। एक शब्द में ही बात हो गई वैसे तो, है ना, क्योंकि हमने ये एक ही शब्द आपको बताया था कि चर की घात क्या होनी चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तब कहलाता है जब चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ये बात हम आपको समझा चुके हैं। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है कि ऋणोत्तर पूर्णांक होता क्या है, ये हमने आपको उस दिन क्लियर कर दिया था। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋण संख्याओं के बाद में आने वाला पूर्णांक। इसमें पूर्णांक होना चाहिए, ये पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह की संख्याएं होनी चाहिए। देखिए आज हम इससे आगे बढ़ते हुए आपको बहुपद की घात के बारे में समझाते हैं। बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए बहुपद की घात क्या होती है, इस बहुपद में जो भी चर होता है उस चर की अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। तो जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है उस मैक्सिमम पावर को ही हम बहुपद की घात कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो यहाँ चर जो हमारे पास है वो x है और x की जो अधिकतम पावर है वो इसमें 3 है। तो यही बहुपद की घात कहलाएगी। इसका मतलब इसमें जो बहुपद की घात है वो 3 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 3 है। देखिए इसके आगे अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा बहुपद के प्रकार की बात करेंगे। अगर हम बहुपद के प्रकार देखें, टाइप्स अगर हम इसके देखें तो टाइप्स इसके पदों के आधार पर और घातों के आधार पर हम 2 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण इसका हम कर सकते हैं। तो अगर हम पदों के आधार पर देखें तो ये हमारे पास एक पदीय बहुपद हो सकते हैं, द्विपदीय बहुपद हो सकते हैं, त्रिपदीय बहुपद हो सकते हैं। एक पदीय वो होता है जिसमें केवल एक पद होता है। एक पदीय वो होता है जिसमें केवल एक पद होता है। द्विपदीय वो होता है जिसमें अधिक से अधिक 2 पद होते हैं। और त्रिपदीय वो होता है जिसमें अधिक से अधिक 3 पद होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 6x की पावर 3, पावर कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे हम। इसमें पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने एक पद लिया है केवल, तो ये एक पद है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 6a स्क्वायर b स्क्वायर c की पावर 5। तो ये भी हमारा एक पदीय बहुपद का ही उदाहरण है। इसमें केवल ये एक ही पद है। अगर यहाँ बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आता तब इसके पद अलग होते। यहाँ सबके बीच में कोई निशान नहीं है, इसलिए यहाँ पर सब में गुणा का निशान माना जाएगा और गुणा के साथ पद अलग नहीं होते हैं। 2 पद जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx, ये देखिए हमारे पास इसमें 2 पद हैं। इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 5x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5। हम पावर कुछ भी ले सकते हैं लेकिन पद 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा पद नहीं हो सकते। इसी प्रकार और एग्जाम्पल ले सकते हैं 8x की पावर 7 माइनस 2। तो ये भी हमारा द्विपदीय बहुपद का एग्जाम्पल है। त्रिपदीय बहुपद वो होते हैं जिनमें अधिक से अधिक 3 पद होते हैं। तो ये 3 पद हैं हमारे यहाँ पर, इसलिए ये त्रिपदीय बहुपद का उदाहरण है। देखिए और एग्जाम्पल अगर हम लें तो 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, ये भी हमारा त्रिपदीय बहुपद है।
या फिर हम कह सकते हैं 10x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 4 प्लस -17। तो ये हमारा, क्योंकि इसमें 3 पद हैं इसलिए ये भी हमारा त्रिपदीय बहुपद का उदाहरण है। तो ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है इसमें, तो जो जीरो होता है, शून्य जो होता है, इसी को हम शून्य बहुपद कहते हैं। और ये जो बहुपद होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दिखाते किससे हैं, शो किसके द्वारा करते हैं। तो ये जो बहुपद हैं इन बहुपदों को हम px के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो भी बहुपद होगा उसको हम px के द्वारा निरूपित करेंगे। अगर चर x है तो px के द्वारा, अगर चर y है तो py के द्वारा, अगर चर t है तो pt के द्वारा, अगर चर z है तो pz के द्वारा। तो जो चर होता है वो इस ब्रैकेट में शो किया जाता है और इस ब्रैकेट से पता चलता है कि बहुपद में चर क्या है। तो यहाँ बहुपद में चर x होगा, यहाँ बहुपद में चर y होगा, यहाँ बहुपद में चर t होगा, यहाँ बहुपद में चर z होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया 2x + 5, यहाँ कोई हमने एग्जाम्पल ले लिया 4y² माइनस का 8y प्लस का 7। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं 80² माइनस bt प्लस c। z में भी इसी तरह से हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं 8x की पावर 3 माइनस 7x² प्लस 6x माइनस का 5। तो इस तरह से इसमें x की जगह हमको z लेना है, ये हमको ध्यान रखना है क्योंकि ये pz है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, z लेना पड़ेगा। तो ये pz हो गया। दूसरी बात, ये सब के सब इनमें केवल एक ही चर है। यहाँ px में केवल x आ रहा है, py में केवल y आ रहा है, इसीलिए ये सारे बहुपद एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। एक चर वाले बहुपद। और एक चर वाले बहुपद का मतलब क्या है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल और केवल एक चर निहित होता है उसे हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। देखिए इसकी एक विशेषता और है, आप उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक क्या होता है, मतलब इसको हम कहते हैं जीरोज। तो ये बहुपद का शून्यक क्या होता है, शून्यक मतलब चर का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है शून्यक, मतलब जिस ऐसा मान होता है ये शून्यक जिसको अगर हम बहुपद में रख दें तो उस बहुपद को शून्य कर देता है, उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो ऐसे मान बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो किस प्रकार हम किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं वो हम आपको बताएंगे। जब हम आपको इसके क्वेश्चंस कराएंगे तब हम आपको ये समझा देंगे कि इसके शून्यक हम किस प्रकार निकालते हैं। देखिए इसके बाद और अगर प्रकार की बात करें तो एक प्रकार आता है हमारा रैखिक बहुपद, और ये हम घातों के आधार पे बता रहे हैं। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, रैखिक बहुपद। इसमें क्या होता है, देखिए जो चर है x या y या z जो भी है, तो चर की जो घात है वो अधिकतम एक होती है। अधिकतम कितनी होती है, एक होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर बहुपद में चर की घात अधिकतम एक है तब उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ax + b। देखिए इस बहुपद में x की जो पावर है वो एक से ज़्यादा नहीं है। तो जब बहुपद की घात x की घात या फिर हम कहें बहुपद की घात एक हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक हो, तब हम उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार देखेंगे हम द्विघात बहुपद, और ये द्विघात बहुपद क्या होता है, इसे हम कहते हैं
इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। देखिए क्या होता है द्विघात बहुपद, इसको हमें ध्यान में रखना है, जिसमें बहुपद की घात 2 हो या चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ ध्यान दीजिए कि x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। जहाँ कुछ ना हो वहाँ x की पावर, चर की पावर 0 होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ चर की पावर 0 है, यहाँ चर की पावर 1 है, यहाँ चर की पावर 2 है, अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? 2 है। इसीलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे हम कहेंगे। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए एक होता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी कि इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है त्रिघात, यानी कि बहुपद की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, त्रिघात के एग्जाम्पल की बात करें, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। चलिए ये जो हैं हमने बहुपद के प्रकार देख लिए हैं। अब हम बहुपद के जो गणितीय संक्रियाएं हैं इनको हम देखेंगे। बहुपद का जोड़, बहुपद का घटा, बहुपद का गुणा, बहुपद का भाग किस प्रकार हम करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इन छोटी छोटी बातों को आप सीख जाते हैं, इनमें आप गलतियां नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पकड़ मजबूत बनेगी। आप अच्छी तरह से फैक्टर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्री में भी आप ये समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल्स का यूज होता है, तो आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आज हम आपको बहुपद का जोड़ समझाते हैं। बहुपद का जोड़ हम आपको समझा रहे हैं, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। आज आप समझ लीजिए एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है, मान लीजिए 2 बहुपद हैं हमारे पास, एक बहुपद है px और एक बहुपद है हमारा qx। इनको हम कब जोड़ सकते हैं? सबसे पहली बात इस बात को ध्यान रखिए कि px और qx इनको हम कब जोड़ सकते हैं। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि कब जोड़ सकते हैं, तो हम आसानी से उनको जोड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये याद रखना है, जोड़ने के लिए ये दोनों बहुपद सजातीय होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सजातीय होने चाहिए। सजातीय का मतलब जो होता है दोनों में समान चर होने चाहिए। अगर एक बहुपद x में है और एक बहुपद y में है तो उनको जोड़ने में कठिनाई होगी। जोड़ सकते हैं लेकिन कठिनाई होगी, ठीक है। इसलिए दोनों बहुपद सजातीय होने चाहिए। दूसरी बात, हम जोड़ने के लिए हमेशा समान घात वाले पदों को ही जोड़ेंगे। ये ध्यान रखना, समान घात वाले पदों को ही जोड़ा अथवा घटाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो समान घात वाले पद हैं केवल हम उनको ही जोड़ सकते हैं, उनको ही घटा सकते हैं। अगर समान घात वाले पद नहीं हैं तो हम उनको ना तो जोड़ सकते हैं ना ही हम उनको घटा सकते हैं। और किस प्रकार हम इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, देखिए आइए अब हम इनको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक बहुपद है हमारे पास 2x² प्लस 5x प्लस 8, और एक बहुपद है हमारे पास, दूसरा बहुपद है 8x³ प्लस 15x प्लस 9। हमें इन बहुपदों को जोड़ना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये बहुपद भी x में है, इसमें भी चर x है, इसमें भी चर x है, ठीक है। अब ये होने के बाद हम जब जोड़ेंगे तो इनको 2 तरह से हम जोड़ सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो इनको ऊपर नीचे रखकर हम जोड़ सकते हैं और आगे पीछे रखकर भी हम इनको जोड़ सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला तरीका आप समझ लीजिए कि 2x² प्लस 5x प्लस 8, और जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे
और अगला वाला बहुपद हम नोट कर लेंगे। दूसरा जो बहुपद है वो ये है। तो इस बहुपद को इस बहुपद में ऐड करना है। अब ऐड जब हम करते हैं तो हमें क्या देखना है कि समान घात वाले जो पद हैं उनको ही हम जोड़ेंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को खोल दिया। अब जब हमने ब्रैकेट को खोला, देखिए बहुपदों को लिखते समय इस बात को विशेष ध्यान रखो कि जब हम उनको जोड़ें या घटाएं तो हम उनको ब्रैकेट में लिख लें। जोड़ रहे हैं तो प्लस का निशान लगा देंगे, घटा रहे हैं तो माइनस का निशान लगा देंगे। तो यहाँ जोड़ रहे हैं इसलिए दोनों बहुपदों के बीच में हमने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया है। और जब प्लस का साइन होता है तो बहुपद जैसे के तैसे हम लिख देते हैं, एज इट इज़ हम लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये 2x की पावर 2 है। क्या x की पावर 2 वाला यहाँ कहीं पद है? अगर है तो देखिए कहाँ है। तो x की पावर 2 वाला कोई पद यहाँ नहीं है। तो हम इसको इसी प्रकार लिख देंगे। इसमें हम कोई दूसरा पद नहीं है, इसको जब दूसरा पद कोई नहीं है तो हम इसको ऐसा ही लिख देंगे जैसा है। देखिए दूसरा अगला वाला पद अगर हम देखें तो ये 5x है। तो क्या x वाला पद कहीं है? देखिए x वाला पद एक ये है, x की पावर 1 वाला पद, और x की पावर 1 वाला पद ये है। तो ये 5x और ये 15x। अब हम इनके चिन्ह देखेंगे पहले कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर समान चिन्ह के हैं तो जोड़ लेंगे, और अगर एक प्लस है एक माइनस है तो उनको हम जोड़ते नहीं हैं, फिर हम उनको घटाते हैं। चलिए, जब समान चर वाला और समान पावर वाला पद हमको मिल जाए तो हम क्या करते हैं? केवल उनके गुणांकों को ही जोड़ते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। चर हमारा x ही रहेगा। ठीक है, चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल गुणांकों को ही हम जोड़ते हैं, गुणांकों को ही हम घटाते हैं। ठीक है, तो जोड़ और घटा में गुणांक हमारा एज इट इज, चर हमारा एज इट इज रहता है। गुणांकों को जोड़ अगर प्लस के हैं, दोनों समान चिन्ह के हैं, प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं तो जोड़ देंगे, और अगर एक प्लस है एक माइनस है विपरीत चिन्ह के हैं तो उनको हम घटा देंगे। अब देखिए 8 और 9 ये अचर संख्याएं हैं, इनको जोड़ लेंगे 17, और ये जो 3 पावर वाला एक पद है इसको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन ये बहुपद हमारा सही क्रम में नहीं है, इसको हम सही क्रम में लिखेंगे। बड़ी पावर वाला या तो सबसे पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर वाला, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर वाला। मतलब इसको या तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो कुल मिला के ये इसका मानक रूप नहीं है, हम इसको मानक रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप जो होता है इसका, मानक रूप क्या होता है कि या तो हम इसको x की घातों के आरोही क्रम में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, या फिर हम उसको अवरोही क्रम में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो आरोही क्रम मतलब x की पावर का बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब x की पावर का घटता हुआ क्रम। तो किसी भी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं मानक रूप में। देखिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला पद लिखेंगे 8x की पावर 3, फिर उससे छोटी घात वाला पद लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात वाला पद लिखेंगे, फिर लास्ट में अचर पद यानी कि सबसे छोटी घात वाला पद ये हम लिखेंगे। इस प्रकार हम बहुपदों को जोड़ सकते हैं। आइए एक उदाहरण और हम देखते हैं कि बहुपदों को हम किस प्रकार जोड़ेंगे। एक उदाहरण के द्वारा हम और समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा उदाहरण है 8x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2 माइनस 10x, और दूसरा हमारे पास है 17x की पावर 4, ये माइनस का है, माइनस 17x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 3 माइनस 8x की पावर 2 प्लस 15x। हमें इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए एक विधि हमने आपको उसमें बता दी कि आगे पीछे रखकर हम किस प्रकार जोड़ेंगे। अब इसको हम ऊपर नीचे रख के जोड़ के हम आपको सिखाते हैं, और ऊपर नीचे रख के जोड़ने का क्या तरीका होता है वो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कि किस प्रकार हम इनको ऊपर नीचे रखेंगे। तो ऊपर नीचे अगर रख के हम जोड़ना चाहते हैं तो समान घात वाले पदों को ही हम ऊपर नीचे रखेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 वाला पद, x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 वाला पद, x की पावर 2 के नीचे x की पावर 2 वाला पद, और x की पावर 1 के नीचे x की पावर
1 वाला पद। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 17x की पावर 4 प्लस हो जाएगा 8x की पावर 3, आगे हो जाएगा माइनस का 8x की पावर 2 प्लस 15x। जब हम इनको जोड़ेंगे तो फिर ध्यान रखेंगे चिन्हों का, ये ऊपर 8 प्लस का है, नीचे ये माइनस का है। तो जब एक प्लस हो एक माइनस हो, अर्थात जब विपरीत चिन्ह होता है तो हम उनको घटा देते हैं। जोड़ने की जगह हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। देखिए माइनस के ज़्यादा हैं, 17 हैं, इसलिए माइनस का ही बचेगा, सीधी सी बात है। अब 17 में से 8 घटाइए तो क्या बचेगा, 9x की पावर 4 बचेगा। यहाँ भी एक माइनस का एक प्लस का है, अब चूंकि प्लस के 8 हैं, ज़्यादा हैं, इसलिए प्लस का बचेगा। और 8 में से 7 गया तो 1x की पावर 3। एक को हम लिखते नहीं हैं, लिख लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे नहीं लिखते कि 1x की पावर 3, इसको केवल हम x की पावर 3 ही पढ़ते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ गुणांक 1 मानते हैं। हमेशा जहाँ कोई संख्या ना हो वहाँ गुणांक क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। 1 को हम इसमें शो नहीं करते हैं। देखिए दोनों माइनस माइनस के हैं, ध्यान दीजिएगा, समान चिन्ह के हैं। दोनों का चिन्ह जब माइनस होता है तो चिन्ह माइनस का ही आता है और इनको हम जोड़ देते हैं। 6 और 8 14x की पावर 2। अब यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, और प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस का बचेगा। 15 में से 10 गए तो 5x, और ये हमारा बहुपद का, तो दो बहुपदों का ये जोड़।